नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे भयानक और विनाशकारी घटना के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध। ये वो युद्ध था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, साम्राज्यों को मिटा दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगियां छीन ली। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इस युद्ध ने राजशाही का अंत किया, नए देशों को जन्म दिया और दूसरे विश्व युद्ध के बीज बोए। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक गोली ने पूरी दुनिया को आग के हवाले कर दिया, कैसे 4 साल तक चली इस खूनी लड़ाई में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए और कैसे इस युद्ध ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए कि इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 को समझने के लिए हमें 1900 के यूरोप को समझना होगा। उस समय यूरोप में कुछ बेहद शक्तिशाली साम्राज्य थे। पहला था ब्रिटिश साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका के कई हिस्से सब ब्रिटेन के अधीन थे। रॉयल नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी। दूसरा था जर्मन साम्राज्य, 1871 में बना नया लेकिन महत्वाकांक्षी साम्राज्य। कैसर विल्हेम द्वितीय के नेतृत्व में जर्मनी तेजी से औद्योगिक और सैन्य शक्ति बन रहा था। जर्मनी चाहता था कि उसे भी उपनिवेश मिले और वो ब्रिटेन के बराबर का दर्जा पाए। तीसरा था फ्रांस। 1870 से 71 में जर्मनी से हारने के बाद से फ्रांस बदला लेने का सपना देख रहा था। उसने अल्सास लॉरेन का क्षेत्र जर्मनी को खो दिया था और इसे वापस पाना चाहता था। चौथा था रूसी साम्राज्य, जार निकोलस द्वितीय के अधीन विशाल लेकिन पिछड़ा हुआ साम्राज्य। दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी लेकिन तकनीकी रूप से कमजोर। स्लाव राष्ट्रवाद का समर्थक था। पांचवा था ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, हैब्सबर्ग परिवार का बूढ़ा और कमजोर होता साम्राज्य। इसमें कई अलग अलग जातियां थीं, ऑस्ट्रियन, हंगेरियन, चेक, स्लोवाक, पोल, सर्ब, क्रोएट, सब अलग होना चाहते थे। छठा था ऑटोमन साम्राज्य, यूरोप का बीमार आदमी कहलाने वाला टूटता हुआ साम्राज्य, मध्य पूर्व, अरब क्षेत्र और बाल्कन के कुछ हिस्सों पर शासन। अब इन शक्तियों ने 2 गुट बना लिए। पहला था ट्रिपल अलायंस यानी त्रिगुट संधि। इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और इटली। हालांकि इटली ने बाद में पक्ष बदल दिया। दूसरा था ट्रिपल एंटेंट यानी त्रिदेशीय समझौता। इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दोस्तों, ये गठबंधन बहुत खतरनाक साबित हुए क्योंकि इनका मतलब था कि अगर किसी एक देश से किसी का झगड़ा हुआ तो सारे देश युद्ध में कूद जाएंगे। ये ऐसे थे जैसे डोमिनो की पत्तियां, एक गिरी तो सब गिरी। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से युद्ध हुआ। पहला कारण था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की होड़। सभी यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाना चाहती थीं। इसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। जर्मनी को लग रहा था कि उसे उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। दूसरा कारण था नौसेना की दौड़। कैसर विलियम ने ब्रिटेन के बराबर की नौसेना बनाने का फैसला किया। ब्रिटेन इसे अपने लिए खतरा मानता था। दोनों देशों ने बड़े बड़े युद्धपोत बनाने शुरू किए। इन्हीं ड्रेडनॉट्स कहा जाता था। तीसरा कारण था बाल्कन का पाउडर केग। बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे देश ओटोमन साम्राज्य से आज़ाद हो रहे थे। सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस सब अपना अपना राज्य बना रहे थे। यहाँ हर कोई अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। रूस स्लाव देशों का समर्थक था, ऑस्ट्रिया अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। चौथा कारण था राष्ट्रवाद की लहर। हर देश में अति राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। लोग मानने लगे थे कि उनका देश सबसे महान है। फ्रांस में रिवेंजिज्म था, यानी जर्मनी से बदला लेने की भावना। जर्मनी में वेल्ट पॉलिटिक था, यानी विश्व शक्ति बनने का सपना। सर्बिया में पैन स्लाविज्म था, यानी सभी स्लाव लोगों को एक करने का विचार। पांचवा कारण था सैन्यीकरण। सभी देश अपनी सेनाएं बढ़ा रहे थे, हथियारों की होड़ लग गई थी। 1914 तक यूरोप एक हथियारों के गोदाम में तब्दील हो गया था। सब कुछ तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। 28 जून 1914 ये वो तारीख है जब इतिहास बदल गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के युवराज आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी बोस्निया की राजधानी सराजेवो की यात्रा पर थे। बोस्निया को 1808 में ऑस्ट्रिया ने अपने अधीन कर लिया था,
जिससे सर्बियाई लोग बहुत नाराज थे। सर्बियाई राष्ट्रवादियों के एक गुप्त संगठन ब्लैक हैंड ने फ्रांस फर्डिनेंड को मारने की योजना बनाई। उनका मानना था कि ये हत्या स्लाव लोगों की आज़ादी का रास्ता खोलेगी। उस दिन सुबह 6 हत्यारे सड़क के किनारे फैले हुए थे। पहला प्रयास विफल रहा जब एक हमलावर ने ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो दूसरी गाड़ी पर गिरा। फ्रांस फर्डिनेंड बच गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दोपहर में जब उनकी गाड़ी गलत मोड़ पर मुड़ी तो वो 19 साल के गैव्रिलो प्रिंसिप के बिल्कुल सामने आ गई। प्रिंसिप ने 2 गोलियां चलाईं, एक फ्रांस फर्डिनेंड को, दूसरी सोफी को। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे महंगी गोलियां साबित हुईं। इन 2 गोलियों ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जो 2 करोड़ लोगों की मौत पर जाकर खत्म हुई। अब शुरू हुआ जुलाई क्राइसिस, 1 महीने का वो संकट जिसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। 23 जुलाई, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा, 10 मांगे जिन्हें 48 घंटे में मानना था। ये मांगे इतनी कठोर थीं कि लगभग असंभव थीं। ऑस्ट्रिया चाहता था कि सर्बिया ना माने ताकि उसे युद्ध का बहाना मिल जाए। 25 जुलाई, सर्बिया ने 10 में से 9 मांगे मान लीं, लेकिन एक मांग मानने से इनकार किया। ऑस्ट्रियाई अधिकारियों को सर्बिया में जांच करने की इजाज़त। सर्बिया ने कहा कि ये उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। 28 जुलाई, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब गठबंधनों का डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। 29 जुलाई, रूस ने अपनी सेना मोबिलाइज करना शुरू किया। ज़ार निकोलस द्वितीय स्लाव भाइयों यानी सर्बिया को बचाना चाहते थे। 1 अगस्त, जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। काइसल विल्हेम ने सोचा कि अगर रूस को समय मिला तो उसकी विशाल सेना खतरनाक हो जाएगी। 3 अगस्त, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। श्लीफेन प्लान के तहत जर्मनी की योजना थी पहले फ्रांस को जल्दी हराना, फिर रूस की तरफ मुड़ना। 4 अगस्त, जर्मन सेना ने बेल्जियम पर आक्रमण किया। फ्रांस पहुंचने का ये छोटा रास्ता था। बेल्जियम तटस्थ था। इसी वजह से ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। चंद दिनों में पूरा यूरोप आग में था। 1 महीने में 5 बड़ी शक्तियां युद्ध में थीं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सभी को लग रहा था कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। क्रिसमस तक घर वापस, ये नारा था। युवा लड़के खुशी खुशी सेना में भर्ती हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक रोमांचक साहसिक यात्रा होगी। किसी ने सोचा नहीं था कि ये 4 साल चलेगा और खंदकों में सड़ सड़ कर मरना होगा। जर्मनी को विश्वास था कि वो 6 हफ्ते में फ्रांस को हरा देगा। फ्रांस को विश्वास था कि उसकी बहादुरी जीतेगी। ब्रिटेन को लगा कि उसकी नौसेना जर्मनी को घुटनों पर ला देगी। लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। किसी ने आधुनिक हथियारों की भयानक शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया था। मशीन गन, तोपखाना, रासायनिक हथियार, टैंक, ये सब पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे थे। पुराने तरीके के जनरल, नई तकनीक के हथियार, ये संयोजन घातक साबित हुआ। लाखों सैनिक बेवजह मारे गए क्योंकि जनरल समझ नहीं पाए कि अब युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए। जर्मनी का श्लीफेन प्लान ये था, बेल्जियम से होकर तेजी से फ्रांस में घसो, पेरिस को घेरो और 6 हफ्ते में फ्रांस को हराओ, फिर सारी सेना पूर्व में रूस के खिलाफ मोड़ दो। अगस्त 1914 में जर्मन सेना ने बेल्जियम पर हमला किया। छोटे से बेल्जियम ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। लिएज और नामूर के किलों ने जर्मनों को रोका। ये उम्मीद से ज्यादा समय लगा। जर्मन सेनाएं फ्रांस में घुसी, वे तेजी से आगे बढ़ीं। फ्रांसीसी सेना पीछे हट रही थी। लग रहा था कि पेरिस गिर जाएगा, लेकिन सितंबर 1914 में मार्न की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। फ्रांसीसी जनरल जोफ्रे ने पेरिस से 30 मील दूर मार्न नदी पर जर्मनों को रोक दिया। यहाँ तक कि पेरिस की टैक्सियों में सैनिक भरकर मोर्चे पर भेजे गए। 600 टैक्सियाँ, 6000 सैनिक, ये इतिहास का अनोखा पल था। जर्मनों को पीछे हटना पड़ा। श्लीफेन प्लान विफल हो गया। अब युद्ध लंबा खींचने वाला था। मारने के बाद दोनों सेनाएं खंदकें खोदकर बैठ गईं। रेस टू द सी हुआ, यानी समुद्र तक की दौड़। दोनों तरफ समुद्र तक खंदकें खुदती गईं। नवंबर 1914 तक बेल्जियम के समुद्री तट से लेकर स्विट्जरलैंड की सीमा तक 700 किलोमीटर लंबी खंदकों की 2 पंक्तियां बन गईं। इन खंदकों के बीच था नो मैन्स लैंड, यानी कोई भी जमीन जहां जाना मौत को न्योता देना था। 14 अगस्त 1914 को 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 14 अगस्त
दोस्तों, खंदकों में जीवन नर्क से कम नहीं था। कीचड़ और पानी में हफ्तों रहना, चूहे, जूं और बीमारियां, ट्रेंच फुट यानी पैरों के सड़ने की बीमारी, लगातार तोपों की आवाज़, हर पल मौत का डर, बदबू, सड़ती लाशें, गंदगी, सर्दियों में ठंड से मौत, गर्मियों में बीमारियों से, बारिश में डूबने का खतरा, और सबसे बुरा था मानसिक दबाव, लगातार डर, नींद की कमी, दोस्तों की मौत देखना, शेल शॉक। आज हम इसे पीटीएसडी कहते हैं। 1916 वर्डन की लड़ाई। फरवरी से दिसंबर तक चली ये लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है। जर्मन जनरल फाल्कनहेन की योजना थी वर्डन को ब्लीड फ्रांस वाइट करना, यानी फ्रांस का खून निचोड़ देना। वर्डन फ्रांस के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, ये गर्व का प्रतीक था। फाल्कनहेन जानता था कि फ्रांस इसे हर कीमत पर बचाएगा। 21 फरवरी को जर्मनों ने भयंकर तोपखाने से हमला शुरू किया। 10 लाख से ज़्यादा गोले दागे गए एक दिन में। जंगल मिट गए, ज़मीन चंद्रमा जैसी दिखने लगी। फ्रांसीसी जनरल पेतैन ने कहा, इल्स न पासरौंत पा, यानी वे नहीं गुजरेंगे। फ्रांस ने हर सैनिक को वर्डन भेजा। सेक्रेड वे, एकमात्र सड़क जो वर्डन तक जाती थी, इस पर लगातार ट्रक चलते रहे। 10 महीने की लड़ाई के बाद नतीजा, थोड़ी सी ज़मीन का आदान प्रदान, लेकिन कीमत लगभग 7 लाख लोग मारे गए या घायल हुए, फ्रांसीसी और जर्मन मिलाकर। हर मिनट में औसतन एक मौत। कल्पना कीजिए, हर 60 सेकंड में एक जवान मर रहा है, 10 महीने तक। वर्डन को मीट ग्राइंडर कहा जाता था, यानी मांस की चक्की, जहां मनुष्यों को पीस दिया गया। 1916 सोम की लड़ाई। 1 जुलाई 1916 ब्रिटिश सेना के इतिहास का सबसे काला दिन। ब्रिटिश जनरल हेग ने सोम में बड़ा आक्रमण की योजना बनाई। विचार था, एक हफ्ते तक तोपखाने से जर्मन खंदकों को तबाह करो, फिर पैदल सेना आसानी से आगे बढ़ेगी। 24 जून से गोलाबारी शुरू हुई। इतिहास की सबसे भारी तोपखाने की बमबारी। 17 लाख गोले दागे गए। आवाज़ इंग्लैंड तक सुनाई दी। लेकिन जर्मनों की खंदकें गहरी थीं, 12 मीटर तक जमीन के नीचे कंक्रीट बंकर। वे बच गए। 1 जुलाई की सुबह सीटी बजी। ब्रिटिश सैनिक खंदकों से निकले। उन्हें आदेश था, सीधी लाइन में धीरे धीरे चलो, क्योंकि उन पर भारी सामान था। जर्मन मशीन गनें खामोशी से उनका इंतजार कर रही थीं। जो हुआ वो नरसंहार था। जर्मन मशीन गनों ने ब्रिटिश सैनिकों को घास की तरह काट दिया। पहले दिन 20,000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए, 40,000 घायल। कुछ इकाइयों ने 90% कैजुअल्टीज झेले, यानी 100 में से 90 लोग मारे गए या घायल हुए। ये लड़ाई नवंबर तक चली। नतीजा, कुछ किलोमीटर की प्रगति। कीमत 10 लाख से ज़्यादा कैजुअल्टीज, मृत, घायल, लापता। सोम नदी का पानी खून से लाल हो गया था। खेत लाशों से पटे थे। ये मानवता का सबसे बड़ा कलंक था। 22 अप्रैल 1915 दूसरी यप्रेस की लड़ाई। यहाँ पहली बार क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हुआ। जर्मनों ने पीली हरी गैस के बादल फ्रांसीसी खंदकों की तरफ छोड़े। सैनिकों को समझ नहीं आया कि ये क्या है। उन्होंने सोचा धुआं है, लेकिन जब गैस उनके पास पहुंची तो नर्क शुरू हो गया। सैनिक खांसने लगे, उनका दम घुटने लगा, आंखें जलने लगी, फेफड़े जल गए। हजारों सैनिक तड़पते हुए मर गए। ये युद्ध अपराध था, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद सभी ने इस्तेमाल किया, क्लोरीन, फॉस्जीन और सबसे भयानक मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस त्वचा को जला देती थी, छाले पड़ जाते थे, अंधापन, फेफड़ों का नुकसान और धीमी मौत। लगभग 12 लाख सैनिक गैस हमलों से मारे गए या घायल हुए। बचे हुए लोग जिंदगी भर तकलीफ झेलते रहे। गैस मास्क अनिवार्य हो गए, लेकिन ये भी पूरी तरह सुरक्षा नहीं देते थे और इनमें लड़ना बेहद मुश्किल था। 15 सितंबर 1916 सोम की लड़ाई में पहली बार टैंक का इस्तेमाल हुआ। ब्रिटेन ने इसे विकसित किया था। विचार था कांटेदार तारों को पार करना, खंदकों को लांघना और मशीन गनों से बचना। पहले टैंक बहुत धीमे थे, बहुत गर्म और अक्सर खराब हो जाते थे, लेकिन उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत था। जर्मन सैनिक जब पहली बार टैंक देखे तो डर गए। ये विशाल धातु के राक्षस गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते थे, खंदकों को पार कर जाते थे। धीरे धीरे टैंक बेहतर होते गए, तेज, अधिक विश्वसनीय, बेहतर हथियारों से लैस। 1918 में कैम्ब्रे की लड़ाई में 400 टैंकों ने एक साथ हमला किया।
ये युद्ध के इतिहास में पहली बड़ी टैंक लड़ाई थी। टैंक ने युद्ध को बदल दिया। खंदकों का गतिरोध टूटने लगा। ये आधुनिक युद्ध की शुरुआत थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो हवाई जहाज बहुत नए थे। राइट बंधुओं ने पहली उड़ान सिर्फ 11 साल पहले भरी थी। शुरुआत में हवाई जहाज सिर्फ टोही के लिए इस्तेमाल होते थे। पायलट दुश्मन की स्थिति देखते थे, तस्वीरें लेते थे। लेकिन जल्द ही पायलटों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू किया। पहले तो वे पिस्तौल और राइफल से गोली चलाते थे, फिर मशीन गन लगाई गई। डॉग फाइट शुरू हुए, यानी हवा में कुत्तों की तरह लड़ाई। ये रोमांचक और खतरनाक था। कुछ पायलट महान बन गए। उन्हें फ्लाइंग एसेस कहा जाता था। जर्मनी का रेड बैरन यानी मैनफ्रेड वॉन रिक्टहोफेन 80 विजय, फ्रांस का रेने फोंक 75 विजय। लेकिन ये बहुत खतरनाक था। औसत पायलट की जिंदगी सिर्फ कुछ हफ्ते थी। कोई पैराशूट नहीं, क्रैश होने पर मौत निश्चित। हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल बमबारी के लिए भी होने लगा। जेपेलिन और बमवर्षक विमान शहरों पर बम गिराते थे। पहली बार नागरिक भी युद्ध के शिकार बनने लगे। पूर्वी मोर्चा पश्चिमी मोर्चे से बहुत अलग था। यहाँ खंदकें कम थी, गतिशीलता ज़्यादा थी, लेकिन विनाश उतना ही था। टेननबर्ग की लड़ाई, अगस्त 1914। रूस ने तेज़ी से ईस्ट प्रशिया यानी जर्मन इलाके पर हमला किया। दो बड़ी सेनाएं, जनरल सैमसोनोव और रेननकैम्प के नेतृत्व में। जर्मन जनरल हिंडनबर्ग और लूडेनडॉर्फ ने शानदार रणनीति से रूसियों को घेर लिया। टेननबर्ग में रूसी सेना का सफाया हो गया। 50,000 मारे गए, 92,000 कैद। जनरल सैमसोनोव ने शर्म से आत्महत्या कर ली। लेकिन रूस ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हराया। गैलिशिया में रूसी सेना ने ऑस्ट्रियाई सेना को कुचल दिया। 3 लाख कैदी। ऑस्ट्रिया कभी इस नुकसान से उबर नहीं पाया। ब्रूसिलोव आक्रमण, जून 1916। रूसी जनरल ब्रूसिलोव ने एक शानदार आक्रमण की योजना बनाई। 400 किलोमीटर के मोर्चे पर एक साथ हमला। यह युद्ध का सबसे सफल आक्रमण था। रूसियों ने ऑस्ट्रियाई सेना को तोड़ दिया। 4 लाख कैदी, 2 लाख मृत। लेकिन रूस की भी भारी कीमत चुकानी पड़ी, 10 लाख कैजुअल्टीज, और रूस के पास इतने नुकसान को झेलने की क्षमता नहीं थी। रूस की सबसे बड़ी समस्या थी आपूर्ति। सैनिक थे, लेकिन हथियार नहीं, गोला बारूद नहीं, भोजन नहीं, कपड़े नहीं। कई सैनिक बिना राइफल के मोर्चे पर भेजे गए। उन्हें कहा गया, जब आगे वाला मरे तो उसकी राइफल उठा लेना। रूसी रेलवे प्रणाली टूट गई। सामान मोर्चे तक नहीं पहुंच पाता था। घर में भोजन की कमी, महंगाई, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। जार निकोलस ने खुद सेना की कमान संभाली। ये गलती थी। अब हर हार उसकी जिम्मेदारी थी। घर पर उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा शासन चला रही थी और उसके सलाहकार था रासपुतिन, एक रहस्यमय व्यक्ति। लोग उससे नफरत करते थे। रूसी सेना में अनुशासन टूटने लगा। सैनिक रेगिस्तान करने लगे, यानी भाग जाने लगे। विद्रोह होने लगे। लगभग 80 लाख रूसी सैनिक मारे गए, 15 लाख नागरिक। ये भयानक नुकसान था। रूस अंदर से टूट रहा था। क्रांति की आग भड़क रही थी और जल्द ही ये आग पूरे रूस को लील लेने वाली थी। युद्ध से पहले ब्रिटेन और जर्मनी में नौसेना की होड़ थी। दोनों बड़े बड़े युद्धपोत बना रहे थे, ड्रेडनॉट्स। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो बड़ी नौसैनिक लड़ाइयाँ कम हुईं, क्योंकि दोनों तरफ डर था कि अपना बेड़ा खो सकते हैं। ब्रिटेन ने जर्मनी की नाकाबंदी कर दी, यानी कोई भी जहाज जर्मनी नहीं जा सकता था। खाना, कच्चा माल, कुछ भी नहीं। इस नाकाबंदी ने जर्मनी को बुरी तरह प्रभावित किया। भोजन की कमी, अकाल जैसे हालात, लाखों लोग कुपोषण से मरे, विशेषकर बच्चे और बूढ़े। जर्मनी ने जवाब दिया यू-बोट्स से, यानी पनडुब्बियां। जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटेन जाने वाले जहाज़ों को डुबोने लगी। शुरुआत में यू-बोट्स बहुत सफल रहीं, सैकड़ों जहाज डूबे। ब्रिटेन को भोजन की कमी होने लगी। लेकिन फिर ब्रिटेन ने काफिला प्रणाली शुरू की, यानी कई जहाज एक साथ, युद्धपोतों की सुरक्षा में। इससे नुकसान कम हुआ। 31 मई 1916, जटलैंड की लड़ाई, युद्ध की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई। उत्तरी सागर में ब्रिटिश ग्रैंड फ्लीट और जर्मन हाई सीज फ्लीट आमने सामने आईं। 250 जहाज, लगभग 1 लाख नाविक। लड़ाई भयंकर थी।
बड़े युद्धपोतों की तोपें बरजीं, जहाज धमाकों से फट गए, हजारों लोग डूब गए। अंत में दोनों तरफ नुकसान हुआ। ब्रिटेन ने 14 जहाज खोए, 6000 मृत। जर्मनी ने 11 जहाज खोए, 2500 मृत। तकनीकी रूप से जर्मनी ने ज्यादा नुकसान दिया, लेकिन रणनीतिक रूप से ब्रिटेन जीता, क्योंकि जर्मन बेड़ा फिर कभी बाहर नहीं निकला। नाकाबंदी जारी रही। जर्मन नाविक बंदरगाह में बैठे रहे। अंततः 1918 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये जर्मनी में क्रांति की शुरुआत थी। 1915 ब्रिटेन और फ्रांस ने ओटोमन साम्राज्य पर हमला करने का फैसला किया। विचार था कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करना और रूस की मदद करना। युवा ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने ये योजना बनाई। अप्रैल में मित्र देशों की सेना ने गैलीपोली प्रायद्वीप पर उतरने की कोशिश की, लेकिन तुर्क सैनिक तैयार थे। मुस्तफा केमल यानी बाद में अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्कों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। मित्र देशों की सेना समुद्र तट पर फंस गई, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी मोर्चे पर। खंदकें, गोलीबारी, गतिरोध। लेकिन यहाँ मौसम और भी भयानक था। गर्मी में तपिश, सर्दी में ठंड, बीमारियां, पेचिश, टाइफॉइड, हैजा। 8 महीने तक लड़ाई चली। नतीजा पूरी असफलता। मित्र देशों को वापस लौटना पड़ा। 2,50,000 मित्र देशों के सैनिक मारे गए या घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। एंजाक कोर के हजारों जवान मारे गए। तुर्कों के भी 2 लाख कैजुअल्टीज हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की। ये उनके लिए गौरव का क्षण था। ब्रिटेन ने मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में भी लड़ाई लड़ी, तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए। शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने अच्छी प्रगति की, लेकिन फिर कुट अल अमारा में घिर गई। तुर्कों ने उन्हें घेर लिया, भोजन खत्म हो गया, बीमारियां फैल गईं। अंततः 13,000 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये ब्रिटिश सेना के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन बाद में ब्रिटेन ने वापसी की, बगदाद पर कब्जा किया और अंततः मेसोपोटामिया पर नियंत्रण पा लिया। फिलिस्तीन में भी लड़ाई हुई। ब्रिटिश जनरल एलन ने तुर्कों को हराया, जेरूसलम और दमिश्क पर कब्जा किया। यहाँ टी.ई. लॉरेंस यानी लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अरब विद्रोहियों को तुर्कों के खिलाफ लड़ने में मदद की। ब्रिटेन ने अरबों से वादा किया था स्वतंत्रता का, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मध्य पूर्व को आपस में बांट लिया। साइक्स-पीको समझौता। ये विश्वासघात आज तक मध्य पूर्व की समस्याओं की जड़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय सैनिकों के महान योगदान की, जिसे अक्सर इतिहास में भुला दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 15 लाख भारतीय सैनिक लड़े। ये ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी। भारतीय सैनिकों ने दुनिया भर में लड़ाई लड़ी। फ्रांस में, बेल्जियम में, मेसोपोटामिया में, फिलिस्तीन में, अफ्रीका में, यहाँ तक कि चीन में भी। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई। यप्रिस में, नीव चैपल में, लूस में वे यूरोप की भयानक सर्दी में लड़े, जबकि वे ऐसे मौसम के आदी नहीं थे। खुदादाद खान, भारतीय सेना का पहला विक्टोरिया क्रॉस विजेता, बेल्जियम में उन्होंने अकेले ही मशीन गन संभालकर जर्मन हमले को रोका, जब उनके सारे साथी मारे गए। मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों ने बहुत कष्ट सहे, भयानक गर्मी, रेगिस्तान, बीमारियां, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। लगभग 74,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए, लाखों घायल हुए। भारत ने युद्ध के लिए भारी आर्थिक योगदान भी दिया। धन, सामान, खाद्य सामग्री, घोड़े, खच्चर, सब कुछ भेजा गया। भारतीय सैनिकों को 12 विक्टोरिया क्रॉस मिले, सैकड़ों अन्य पदक, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि उन्हें स्वशासन मिलेगा। आखिरकार उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बलिदान दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने अपना वादा नहीं निभाया। उल्टा 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ये विश्वासघात था और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। जो सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़े थे, अब वे आज़ादी के लिए लड़ने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस ऐतिहासिक श्रृंखला का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।